हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर हमने ये चीज देखी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं, और उसके बाद हमने उसके बेसिस पे काफी सारे सवाल सॉल्व किए। आज के लेक्चर में भी मोर और लेस डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे ही हम सवाल सॉल्व करेंगे। उसी की बेसिस पे नए नए कॉन्सेप्ट्स को हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला है। A body of mass m stays at point A, B। बेसिकली मेरे पास क्या है कि कोई एक बॉडी है मास m की, जो एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस पैराबोला के इस पॉइंट पे a, b पॉइंट पे रहती है, वहां पे इक्विलिब्रियम के ऊपर बैठी हुई है। और ये इक्विलिब्रियम पे कब है? जब हमारे पास इस पैराबोला को एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई ओमेगा। बात समझ में आई? अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी होती तो ये सरफेस अगर स्मूथ होती तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगता है mg sin थीटा, जिसकी वजह से ये नीचे आ जाता। लेकिन क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो बाहर की तरफ एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा जो कि बैलेंस कर रहा होगा mg sin थीटा को। इस वजह से ये इक्विलिब्रियम के अंदर। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस पैराबोला को जिस एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट कर रहे हैं वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चल, तो सबसे पहली बात, अगर ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका जो सर्कल बनेगा, सॉरी, इसका जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यस और नो? अब बात को समझेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनाता हूं, और लेट्स से ये जो टेंजेंट है ये कोई एंगल बना रही है थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं और अगर ये पॉइंट कोई टेंजेंट बना रही है थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू dy by dx। यस और नो? और dy by dx यहां से कितना हो जाएगा? 2x। अब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? a। सो dy by dx मेरे पास आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा 2a। सो tan थीटा की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई वो आई 2a। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बात समझेंगे कि इस सरफेस के ऊपर ये जो पैराबोला है एक नॉर्मल लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये नॉर्मल है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो भी थीटा होगा, और ये जो होगा ये होगा n cos थीटा, और अंदर की तरफ एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा n sin थीटा। आई होप दिस थिंग इज। अब ये n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट को, विच इज mg। और ये n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? जो बाहर की तरफ m r ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय n sin थीटा, तो n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। n sin थीटा will be equals to mr ओमेगा स्क्वायर, और n cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? mg के। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, m से m जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाय g। यस और नो? ये tan थीटा की वैल्यू और ये tan थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो क्या मैं इसको 2a के इक्वल कर सकता हूं क्या?
अगर ये 2a के इक्वल हो गया तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2ag डिवाइडेड बाय आर। यस और नो? 2ag डिवाइडेड बाय आर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 2ag डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे आर क्या होगा? इस सर्कल की रेडियस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब सवाल उठता है कि ये जो आर होगा ये होगा कितना? बेसिकली इस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तो आर होगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए। तो यहां से आर की वैल्यू ए पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2ag डिवाइडेड बाय ए। ए से ए गया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 2g। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए ये सवाल जेईई मेंस में कई बार अलग अलग तरीकों से पूछ लिया गया है। हमेशा क्या करता है कि ये जो हमारा क्या है y एज अ फंक्शन ऑफ x है, पैराबोला जो है, इसकी इक्वेशन वो चेंज करता रहता है और अलग अलग तरीकों से आपसे सवाल पूछता रहता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली आप कह सकते हो कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की ही एप्लीकेशन है। एक नया टॉपिक कह लो या उसी का ही एक नया सवाल कह लो, उसी तरीके का सवाल है। समझने की कोशिश करते हैं। क्या सिचुएशन है मेरे पास? क्या है? सर्कुलर रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेसिकली मैंने क्या किया कि एक रिंग ली और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रख दिया, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब बात समझो कि अगर मैं इस सर्कुलर रिंग को किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता हूं, इस सर्कुलर रिंग को किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता हूं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सर्कुलर रिंग है इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो दूर भागना चाहेंगे? यस और नो? जैसे ही मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करूंगा तो क्या होगा? इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे मिलके ये सर्कुलर रिंग बनेगी। तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स इससे दूर भागना चाहेंगे, और दूर भागना चाहेंगे तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेस आएगा या फिर टेंशन आएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि अगर मैं इस रिंग को एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता हूं तो इस रिंग के पार्टिकल्स के बीच में कितनी टेंशन डेवलप होगी? मुझसे सवाल में ये बात पूछी। तो मैं क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। इस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं इस तरीके से। अच्छा, एक चीज जो मुझे सवाल में दे रखी है वो है इसका मास पर यूनिट लेंथ। ये चीज हमने पढ़ी थी कि किसी भी वन डायमेंशन पार्टिकल के लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लैम्डा या फिर म्यू। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है लैम्डा केजी पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ का जो मास होगा वो होगा लैम्डा किलोग्राम। ये चीज आपको सवाल में देखी। अब बात को समझेंगे कि मैंने क्या किया कि इस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा लिया और लेट्स से ये जो एंगल है ये छोटा सा एंगल है डी थीटा, ये डी थीटा और ये भी मेरे पास डी थीटा। तो ये जो हिस्सा मेरे पास आएगा इस हिस्से की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r डी थीटा। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये बनेगा 2d थीटा, तो r इंटू 2d थीटा विल बी द लेंथ ऑफ दिस आर्क। अब बात समझो, इस आर्क को ये जो बचा हुआ हिस्सा है अपनी तरफ खींचेगा विद सम टेंशन T। गलत बन गया, विद सम टेंशन T इस तरीके से, और इधर वाला हिस्सा अपनी तरफ खींचेगा विद सम टेंशन T। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब लेट्स से ये जो टेंशन है इसको मैंने बोला T1 और ये जो टेंशन है इसको मैंने बोला T2। अब ये एंगल डी थीटा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या
कि ये जो एंगल होगा ये भी मेरे पास डी थीटा होगा। सर ये वाला एंगल डी थीटा क्यों होगा? ये वाला एंगल डी थीटा इसलिए होगा बेटा क्योंकि ये डी थीटा तो ये डी थीटा, इसके और टेंजेंशियल के बीच में जो एंगल होगा ये डी थीटा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, तो ये होगा 90 माइनस डी थीटा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ये अगर 90 माइनस डी थीटा है तो ये अगेन कितना हो जाएगा? डी थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर ये डी थीटा है तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 cos डी थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 sin डी थीटा। इसी तरीके से इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T2 cos डी थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T2 sin डी थीटा। अब एक और फोर्स लग रहा होगा इस आर्क के ऊपर जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से इसका जो मास है वो है dm, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो होगा dm इनटू, लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R इनटू ओमेगा स्क्वायर। दिस वुड बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब रेडियल डायरेक्शन में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में हमको नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग है रेडियल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं कर रही। अब ये पार्ट ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस पार्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगा? अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि T1 cos डी थीटा इट शुड बी इक्वल्स टू T2 cos डी थीटा? तो क्या मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं कि T1 will be equals to T2 which is equals to T, मतलब दोनों एंड पे जो टेंशन होगी वो सेम। अब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जब मैं जीरो करूंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T sin डी थीटा प्लस T sin डी थीटा, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है, ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात को समझो कि लैम्डा किलोग्राम पर मीटर मतलब यूनिट लेंथ का जो मास है वो है लैम्डा। तो इतनी लेंथ का जो मास होगा मतलब dm क्या है? आर डी थीटा लेंथ का मास। ठीक है, तो आर डी थीटा लेंथ का मास, सॉरी 2r डी थीटा लेंथ का मास, तो 2r डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2r डी थीटा। तो dm की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लैम्डा इंटू 2r डी थीटा। इस dm को यहां पुट करो तो ये बनेगा 2t sin डी थीटा लैम्डा इंटू 2r इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब बात को समझो कि ये जो थीटा हमने माना है ये बहुत छोटा एंगल माना है। सो इफ डी थीटा इज स्मॉल, इसका मतलब साइन डी थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी थीटा बोल सकते हैं, और अगर इसको डी थीटा बोल सकते हैं तो 2t डी थीटा इट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा गया, 2 से 2 गया, टेंशन की जो वैल्यू आई वो आई लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस वुड बी द टेंशन डेवलप्ड इन दिस आर्क, मतलब यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगी वो यही। अब बात को समझो कि ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक सवाल नहीं करवाया। जब भी आपके पास पूरी फिजिक्स में रिंग आएगी और उसके अंदर आपसे टेंशन पूछ ली जाएगी तो जो आप कंपोनेंट करोगे वो इसी तरीके से करोगे, इसी तरीके से उसका डायग्राम बनाओगे। ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, मल्टीपल टाइम्स यूज में आएगा।
जब भी आपके पास रिंग आएगी तो उसका डायग्राम इसी तरीके से बनेगा, स्टैंडर्ड डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम टेंशन का डायग्राम बनाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और जो टेंशन आएगी उसकी वैल्यू ये आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट, अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास? बेसिकली अब क्या है मेरे पास कि एक मास वाली स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग जिसके पास मास है, मास वाली स्ट्रिंग है, और उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रख दिया। और लेट्स से ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और लेट्स से इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा केजी पर मीटर। मतलब 1 मीटर लेंथ का जो मास होगा वो होगा लैम्डा। और इस स्ट्रिंग को मैंने यहां से हिंज कर दिया और इसकी जो लेंथ है वो है एल। अब बात को समझेंगे कि मैंने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को हिंज किया और इसको इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिंग है, इसको किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एक सर्कुलर मोशन दिया इस तरीके से विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब इसको यहां से हिंज करके इसको एक ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की। अब पहला जो सवाल हमारा बनता है वो ये है कि इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगी क्या वो पूरी स्ट्रिंग में सेम होगी या अलग अलग होगी? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो हमारा मेन सवाल है वो ये है कि मुझे निकालना है टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या वो कांस्टेंट आएगा, क्या वो वेरिएबल आएगा? ये बात आप मुझे बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बताइए। ओके, चलिए सबसे पहली बात कि यहां से लेके यहां तक टेंशन अलग अलग होगी। ऐसा क्यों होगा समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। छोटा सा एलिमेंट लेने की वजह क्या है कि छोटे से एलिमेंट के बारे में मैं सारी बातें बिल्कुल आराम से लिख सकता हूं, सारी बातों की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब बात समझो, लेट्स से ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका छोटा सा मास है dm। क्या मैं इस dm को लैम्डा इंटू dx लिख सकता हूं? यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। ओके, चल अब इस dx को एनालाइज करो। ये जो छोटा सा एलिमेंट है dx लेंथ का, dm मास का, इसको एनालाइज करो। अब dm के इस तरफ वाली जो रस्सी का हिस्सा है, क्या इस dm मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद सम टेंशन? लेट्स से इस तरफ जो टेंशन लग रही है वो लग रही है T1। अब इसके इस तरफ वाला हिस्सा वो भी dm को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद सम टेंशन T2। अब एक और फोर्स जो इस dm के ऊपर लग रहा होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मूव भी कर रही है, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा which is dm into omega square into x। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि T1 will be equals to T2 plus dm into omega square into x। अब यहां से आप ये बात देख सकते हो कि T1 will be greater than T2। क्योंकि T2 में कुछ ऐड करने के बाद T1 हो रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो टेंशन होगी वो डिक्रीज होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। ओके, चलिए अब बात समझो कि अगर मैं इसको लेके आता हूं इस तरफ तो ये क्या बनेगा? T1 माइनस T2 which is equals to dm into omega square into x। T1 क्या है? इसके पहले की जो टेंशन है, क्या मैं इसको T इनिशियल बोल सकता हूं? मतलब dx लेंथ को लेफ्ट हैंड साइड वाला जिस टेंशन से खींच रहा है उसको मैंने T इनिशियल बोला, और दिस इज माय T फाइनल। T इनिशियल और T फाइनल लिखने का मतलब क्या हुआ कि क्यों लिखा
मुझे इस बात का अंदाजा हो जाए कि dx लेंथ चलने पे टेंशन के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो क्या tf हमारा t2 के बराबर है और ti हमारा t1 के बराबर है, तो क्या मैं इसको माइनस dt लिख सकता हूं क्या, विच इज dt इज tf माइनस ti। और dt क्यों लिखा, क्योंकि छोटे सी लेंथ पे चलने पे जो टेंशन के अंदर चेंज आएगा वो भी हमारे पास बहुत छोटा होगा। काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन सवाल है आपके पास। बहुत कम जनों ने इसको शायद देखा होगा, लेकिन काफी बेहतरीन सवाल। ओके, चलिए अब dm की बारी। dm को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा dx, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx, यस और नो। चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, it should be equals to lambda constant omega square constant integration of x dx, yes or no, lambda omega square constant integration of x dx। अब बारी आती है लिमिट लगाने की। लिमिट भी लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, लिमिट लगाना सीखना काफी इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, इस कॉन्सेप्ट में। बात को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि लिमिट लगाते हैं 0 से लेके l तक। जब x की वैल्यू 0 हो गई और जब x की वैल्यू l हो जाए तब तक हम लिमिट लगाते हैं। लेकिन यहां पे मैं जो लिमिट लगाने जा रहा हूं वो लगाने जा रहा हूं x से लेके l तक। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बात निकालनी है कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा। मेरा टारगेट क्या है, फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। इसीलिए मैं x से लेके l तक की लिमिट लगा रहा हूं। अब x से लेके l तक की लिमिट अगर मैं लगा रहा हूं, तो जब मेरे पास x की वैल्यू x है तो यहाँ पे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, यस और नो। और जब x की वैल्यू l हो गई, मतलब यहाँ पे अगर हम पहुंच गए तो टेंशन कितनी होगी, तब टेंशन होगी 0। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई मास ही नहीं है जिसको ये खींच सके, और कोई मास नहीं है तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए तो dt का इंटीग्रेशन tx से लेके 0 तक ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 x से लेके l तक। तो एक माइनस पहले से था, तो 0 माइनस माइनस ऑफ tx बनेगा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x लैम्डा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर कर दो, l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x बन गया दिस। और अगर वो बात समझ में नहीं आई हो कि इस पॉइंट पे टेंशन 0 क्यों होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू l पुट करके देख लो, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, अगेन वो कितनी आ जाएगी, 0। आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। एडवांस लेवल का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, आई होप आपको समझ में आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, विच इज कार ऑन डिफरेंट पाथ्स। मैं क्या कर रहा हूं, कार को डिफरेंट पाथ्स के ऊपर एनालाइज कर रहा हूं और उसके अंदर अलग अलग कंक्लूजन हम निकालने का ट्राई करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला पाथ हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट रोड है और इसके ऊपर एक कार है। लेट्स से मैं कार को एक स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूं। ये मेरे पास कार है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, दूसरा केस क्या है, मेरे पास एक कॉनकेव पाथ है और इसके ऊपर m मास की जो कार है वो मूव कर रही है। इस पाथ की जो रेडियस है, मतलब ये जो आर्क बन रही है, इस आर्क की जो रेडियस है वो है r। तीसरा पाथ क्या है, एक कॉन्वेक्स पाथ है इस तरीके से, और इसके ऊपर m मास पे इसकी वेलोसिटी v और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v। और अगेन ये जो कॉन्वेक्स पाथ है इसकी जो रेडियस है r। मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि इस केस में और इस केस में, तीनों केसेस में नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे ये बात बताइए।
तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा भैया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल। तो सिंपल सी बात, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। यस और नो? इस केस में देखते हैं, इस केस में कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। सबसे पहली बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल। क्या और कोई फोर्स भी लग रहा है क्या इसके ऊपर? बिल्कुल लग रहा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहाँ लगता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगेगा, विच इज mv²/r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने लगा दिया तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को आपको जीरो करना है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल और नीचे की तरफ लग रहा है mg plus mv²/r. So this would be the value of normal in this case. अब हमारे पास आते हैं तीसरे केस। तीसरे केस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, और एक और फोर्स जो लगेगा वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, विच इज mv²/r। तो n प्लस mv²/r इट शुड बी इक्वल्स टू mg। तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो गई? mg माइनस mv²/r। ये हमारे पास नॉर्मल। अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस, तीनों केसेस में ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर जो कार है रोड के साथ जो कांटेक्ट है उसको लूज कर सकती है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन से केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाए। यस और नो? कांटेक्ट लूज करना मतलब नॉर्मल की वैल्यू जीरो होना। तो इसके अंदर देखते हैं भैया, नॉर्मल mg के बराबर है, कांटेक्ट लूज नहीं हो सकता। यहाँ पे mg प्लस mv²/r है, तो यहाँ पे भी हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई तो स्पीड नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू जीरो पुट करता हूं, तो नॉर्मल की वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करूंगा तो mg की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mg will be equals to mv²/r। तो v, m से m गया तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √rg। मतलब ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसपे अगर ये एक कॉन्वेक्स पाथ के ऊपर चले तो विदाउट लूजिंग कांटेक्ट वो चल सकता है। अदरवाइज अगर मेरे पास स्पीड इससे ज्यादा हुई तो कांटेक्ट लूज ही होगा। सर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा कैसे पता चला? ऐसा ऐसे पता चला कि अगर कांटेक्ट को लूज नहीं करना है तो नॉर्मल की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब mg माइनस mv²/r should be greater than 0। इसका मतलब mg should be greater than mv²/r। तो क्या मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं क्या कि v should be less than equals to √rg, मतलब less than equals to नहीं, greater than है तो v should be less than √rg। यस और नो? और v की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू हम, आपको पता है क्रिटिकल कंडीशन लेते हैं, तो मतलब √rg पे तो वो कांटेक्ट लूज कर जाएगा, उससे हल्की सी भी कम हुई तो ये कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए √rg लेके चलेंगे। आपको ये बात पता है, ये बात हमने फ्रिक्शन के अंदर भी डिस्कस की है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम जो क्रिटिकल वैल्यू है उसी को लेके चलते हैं, लेकिन मन ही मन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि v की वैल्यू √rg से छोटी होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चल अब इसी का ही एक और टाइप आता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है। मेरे पास अगेन एक कॉन्वेक्स पाथ,
और ये जो एंगल है ये है मेरे पास थीटा। यहां पे एक m मास की कार है और ये जो एंगल है ये है मेरे पास थीटा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस केस में क्या होगा। तो मुझे ये बात पता है कि इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। लेट्स से इस टाइम पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो है v, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक लग रहा होगा नॉर्मल, एक लग रहा होगा mv स्क्वायर बाय r। लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो है r। तो अब अगर मैं इस केस में नॉर्मल निकालने की कोशिश करूं तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस mv स्क्वायर बाय r विच इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। यस और नो? n की वैल्यू ये आ गई। अब अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, सॉरी यहां से n की वैल्यू क्या निकालेंगे, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि क्या इस केस में ये कांटेक्ट लूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कांटेक्ट लूज करने के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि mg cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। m से m गया तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट rg cos। v की वैल्यू आई रूट rg cos थीटा। अब इसको कंपेयर करो इस वाले केस से जब हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड v थी। तो यहाँ पे देखो वहां पे आया था रूट rg, यहाँ पे आया रूट rg cos थीटा। अब थीटा कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, थीटा की वैल्यू 0 तो होने से रही, थीटा कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। इसका मतलब जो यहाँ पे v आएगा इट विल बी स्मॉलर देन जो यहाँ पे v आएगा। यस और नो? कहने का मतलब अगर यहाँ पे अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे जो v आएगा वो स्मॉलर होगा इससे। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि एट एन एंगल थीटा स्पीड कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू टॉप मोस्ट पॉइंट। इसी चीज को आप नॉर्मल के फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे कि अगर मैं ये बात कहूं कि यहाँ पे भी स्पीड v है और यहाँ पे भी स्पीड v है तो इसके अंदर जो नॉर्मल की वैल्यू आई थी वो आई थी mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे कांटेक्ट लूज करने के चांसेस हमारे पास ज्यादा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कार ऑन अ कर्व्ड पाथ। बेसिकली अभी हमने जो कर्व्ड पाथ देखे वो वर्टिकल सर्कल में देखे। अब हॉरिजॉन्टली अगर कोई कार मूव कर रही है किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास कोई एक कर्व्ड पाथ है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, अगर इसके ऊपर कोई कार मूव कर रही है तो उसके अंदर उसके डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास जो कार है ये मूव कर रही है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। जो सर्कल की रेडियस है वो है r। तो सिंपल सी बात कि अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में बात करूं, कार के रेफरेंस फ्रेम में, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r। लेट्स से ये कार कोई कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से, सॉरी कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है। तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो लगेगा mv स्क्वायर बाय r। अब अगर मुझे इसको इसी कर्व्ड पाथ पे मूव कराना है तो अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करे, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट चल जाएगी, कर्व्ड पाथ नहीं लेगी। तो जो फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा वो है हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। तो अंदर की तरफ हमारे पास लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r।
अब गौर से समझेंगे कि लेट्स से पहले मैं गया 10 मीटर पर सेकंड से और आराम से सर्कुलर मोशन करता हुआ निकल गया, फिर मैं गया 15 मीटर पर सेकंड से, फिर आराम से सर्कुलर मोशन करता हुआ निकल गया। तो हो क्या रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से गया तो mv स्क्वायर बाय आर की कुछ ना कुछ वैल्यू आई, फ्रिक्शन ने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसने अपनी वैल्यू को एडजस्ट किया और एडजस्ट करते हुए फ्रिक्शन mv स्क्वायर बाय आर के बराबर हो गया और ये सर्कुलर मोशन करता हुआ निकल गया। अब जैसे जैसे मैं v की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। एक टाइम आएगा जब v की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग के बराबर हो जाएगी। तो अगर मुझे इस कार को स्लिप नहीं करवाना है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जो भी फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग? यस और नो? तो mv square by r should be less than equals to mu into n। अब इस कार के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो आएगी mg। तो v m से m गया, v square should be less than equals to mu rg, so v should be less than equals to root mu rg। तो v की जो वैल्यू है वो या तो म्यू आरजी या उससे छोटी होनी चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे, ये बाहर की तरफ ना जाए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर v की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो ये बाहर की तरफ स्किड करते हुए निकल जाएगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि v मैक्स कितनी हो जाएगी? रूट म्यू आर जी। I hope this thing is clear. Okay? चलिए, अब ये तो थी हमारे पास जब जो हमारी कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कार सर्कुलर मोशन जब कर रही हो, सर्कुलर आर्क में जब मूव कर रही हो तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कार एक्सेलरेटेड हो। तो नेक्स्ट केस हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेटेड कार का। क्या केस है कि t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास ओमेगा 0 है और इस कार के पास अब मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अंदर की तरफ एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर? यस और नो? और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अल्फा एम इंटू अल्फा इंटू आर, यहाँ पे एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये तो एक्सेलरेशन था। फोर्स कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। और आगे की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m इंटू अल्फा इंटू आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब ये कोई एक्चुअल में फोर्सेस तो है नहीं, कोई एक फोर्स होगा जो इनका रोल प्ले कर रहा होगा। वो फोर्स यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी m ओमेगा स्क्वायर आर रूट में और इसका स्क्वायर प्लस m इंटू अल्फा इंटू आर इसका स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको स्लिप नहीं करवाना है तो इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू n विच इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो m ओमेगा स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर should be less than equals to mu square m square g square। m स्क्वायर से m स्क्वायर और ये m स्क्वायर गया, ये उस तरफ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 r square should be less than equals to
म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। ये आई मेरे पास ओमेगा की वैल्यू के ओमेगा की वैल्यू इस वैल्यू से या इस वैल्यू के या तो बराबर हो या इससे कम हो तो ये सेफली निकल जाएगा, अदरवाइज इट विल स्किड। अब ये तो ओमेगा की वैल्यू है सर, पिछले सवाल में तो v निकाला था, तो बेटा v निकाल लो, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, इसको r से मल्टीप्लाई कर लो। तो ओमेगा मैक्स जो मेरे पास आया वो आया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। तो v मैक्स अगर मुझे निकालना है तो r इंटू ओमेगा मैक्स कर लो, तो वहां से v मैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो हमने दोनों केस देख लिए। फर्स्ट केस में हमने देखा कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किस तरीके से मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो निकाला हमने। अगर वो एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से मूव कर रहा है, तो हमारे पास मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी या फिर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, वो चीज भी हमने निकाली। अब बात समझो कि दोनों केसेस में हमने ये बात देखी कि फ्रिक्शन, अगर कोई कार सर्कुलर आर्क में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन का होना जरूरी है। क्या बिना फ्रिक्शन के भी हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या बिना फ्रिक्शन के भी ये चीज पॉसिबल है क्या कि कोई कार बिना स्किड हुए बिना बाहर की तरफ धक्का खाए हुए, बिना स्ट्रेट मूव किए हुए एक सर्कुलर मोशन में आराम से निकल जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? सोचिए इस बात को जब तक हम पानी पी लेते हैं कि क्या हम इस बात की पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं क्या कि इज इट पॉसिबल दैट विदाउट फ्रिक्शन कार मूव्स इन अ सर्कुलर आर्क विदाउट स्किडिंग? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि विदाउट फ्रिक्शन कार किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर जाए? कहने का मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ जो mv स्क्वायर बाय आर लग रहा था उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट तो है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि फ्रिक्शन के बिना ही चीजें हो जाए, फ्रिक्शन के बिना ही कार किसी कर्व्ड पाथ पे विदाउट स्किडिंग मूव कर जाए? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रूट्स। बेसिकली आपने इस तरीके के कोई रूट्स देखे होंगे जहां पे कार रेसिंग्स होती है, वहां पे इस तरीके के रूट्स बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रोड के एक एंड को हल्का सा एलिवेट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड, अब हमने क्या किया कि रोड के इस एंड को हल्का सा उठा दिया। उठाने से क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे की कैलकुलेशन रहेगी। ऐसा हमारे पास क्या हुआ कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट के बिना भी कार कुछ हद तक कुछ स्पीड तक मूव कर सकती है विदाउट स्किडिंग आउटवर्ड्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। मैंने क्या किया कि जो हमारा रोड है इसको हल्का सा उठा दिया, जो हमारा रोड है इसको हल्का सा उठा दिया, यहां से एक एंड से हल्का सा उठा दिया, और जितना उठाया जिस एंगल से उठाया उसको हमने बोला थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैंकिंग एंगल। अब इस रोड के ऊपर लेट्स से ये मेरे पास कोई कार है एम मास की जो कि मूव कर रही है। एम मास की कार है जो कि इस रोड के ऊपर मूव कर रही है। लेट्स से अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ जा रही है विद स्पीड v। यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ कार। अब बात समझो कि जैसे ही कार
इस बैंक्ड रोड पे मतलब ऐसा रोड जो एक साइड से उठा हुआ है, इस बैंक्ड रोड के ऊपर मूव करेगी तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैंक्ड रोड है और ये कार इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो सर्कुलर पाथ इस तरीके से लेगी तो इसका जो रेडियल डायरेक्शन होगा क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो। और लेट्स से जो बैंक्ड रोड है इसकी जो रेडियस है वो है r, बैंक्ड रोड की जो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, जो रेडियस है वो है r। अब अगर रेडियस r है तो इसके ऊपर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा विच इज mv²r, यस और नो। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा विच इज mg, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा विच इज नॉर्मल। अब बात को समझो कि जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आया n cos थीटा और एक कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में विच इज n sin थीटा। अब बात को गौर से समझो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता और अगर बैंक्ड रोड नहीं होता तो इस mv² की वजह से ये स्किड कर जाती, लेकिन अब इस mv² को बैलेंस करने कौन आया, n sin थीटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो कि इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, या फिर एक और भाषा में आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए नॉर्मल का एक कंपोनेंट आया जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, और अगर पिक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया तो हमारी जो कार है वो सर्कुलर मोशन करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या बनी, ऊपर की तरफ लगा n cos थीटा विच इज इक्वल्स टू mg और नीचे की तरफ लगा n sin थीटा विच इज इक्वल्स टू mv²r। 2 को 1 से डिवाइड करो तो tan थीटा की जो वैल्यू आई, tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आई v²/rg, तो v की जो वैल्यू आई वो आई रूट rg tan थीटा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ ले उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दिया जाएगा, इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या दे रखा है, v इज इक्वल्स टू रूट rg tan थीटा। आपके मन में आ रहा होगा सर इस बार कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोली, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं बोली, कोई साइन नहीं लगाया ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। वो बेटा इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि पिछले केस में हमारे पास था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो है नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये स्पीड की वो फिक्स्ड वैल्यू है जिसके ऊपर अगर ये कार चले तो विदाउट स्किडिंग ये कार सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर सकती है। फिक्स्ड वैल्यू है, ना मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है, वेलोसिटी रूट rg tan थीटा होनी चाहिए, तभी ये कार विदाउट फ्रिक्शन इस बात के ऊपर मूव कर सकती है, इस बैंक्ड रोड के ऊपर मूव कर सकती है। अब सवाल उठता है कि सर अगर मेरी वेलोसिटी इससे ज्यादा या इससे कम हुई तो क्या हुआ, इससे ज्यादा या इससे कम हुई तो बैंक्ड रोड के ऊपर फ्रिक्शन को आना पड़ेगा कार को बचाने के लिए। किस तरीके से आना पड़ेगा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला केस क्या है कि अगर मेरे पास v is greater than root rg tan थीटा, अगर मेरे पास v rg tan थीटा से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी m मास की कार, इसके ऊपर जो mv²/r लग रहा होगा ये अंदर की तरफ लगने वाले n sin थीटा से ज्यादा है। इसका मतलब एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि इसको इधर लगने वाले फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ स्किड करेगी,
ऊपर की तरफ स्किड करेगी, तो बात को समझो कि अब आना पड़ेगा फ्रिक्शन को इसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो फ्रिक्शन को बचाने के लिए आना पड़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ स्किड करेगी, तो इसके ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, तो ये एंगल थीटा। अब ये हमारा नॉर्मल, ये वर्टिकल एंगल, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा। तो एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में n sin थीटा। अब बात को समझेंगे कि ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। यस और नो? आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। तो बात को समझेंगे, क्या बात को समझेंगे कि ऊपर की तरफ लग रहा है n cos थीटा प्लस f sin थीटा, इट इज इक्वल्स टू mg। यस और नो? अब इस तरफ लग रहा है mv स्क्वायर बाय r, या फिर पहले अंदर का लिख लेते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी आए, which is n sin theta plus f cos theta, it should be equals to mv square by r। अब बात को समझो कि जैसे जैसे मैं v की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, वैसे वैसे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा ताकि वो उसको रोक सके। और जैसे जैसे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, तो एक टाइम आएगा जब v की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी और फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे जो v हमको मिलेगा वो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। फ्रिक्शन के साथ साथ, बैंकिंग के साथ साथ वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ताकि ये विदाउट स्किडिंग मूव कर सके। अगर स्पीड इससे ज्यादा हुई तो हमारे पास फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगा और ये ऊपर की तरफ स्किड कर जाएगा। ओके, चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं म्यू इंटू एन से। तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? एन कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन साइन थीटा, इट इज इक्वल टू mg। इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n cos थीटा, इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और ये जो v है हमारे पास v मैक्स आएगा, mv मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ये n कॉमन आके लेफ्ट हैंड साइड में कट जाएगा, ऊपर बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। क्या बचेगा? sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा cos थीटा, सॉरी यस, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ऊपर बचेगा v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और नीचे बचेगा g v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं और इसको पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। कर सकता हूं, ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा। इसको cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, इट इज इक्वल्स टू v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। तो यहां से जो v मैक्स की वैल्यू आई वो आई रूट rg
tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा. This would be the Vmax. आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख लो, या फिर इसको याद करने का एक और तरीका है जो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आसान. क्या तरीका है? यहाँ पे क्या है? म्यू. क्या मैं म्यू को tan फाइव बोल सकता हूं? वहां जहां पे फाइव क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, फाइव क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हमने पढ़ा था फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर. यस और नो? कुछ ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे नॉर्मल लगता है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, और ये रिजल्टेंट, तो ये एंगल अगर फाइव है तो tan फाइव क्या होता है? F by n, जिसको हम म्यू भी बोलते हैं. यस और नो? चलिए, तो म्यू को मैं क्या लिख रहा हूं? tan फाइव. तो एक तो ये वाला है, और अब मैं एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं. तो ये कितना हो जाएगा? रूट आर जी tan थीटा प्लस tan फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस, कुछ मिस्टेक नहीं है, कुछ प्लस या माइनस, फ्रिक्शन tan cos थीटा, मिस्टेक. यहाँ पे tan cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा होगी. यहाँ पे तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा. सॉरी, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव. अच्छा, समझ में आया क्या हुआ? कि ऊपर की तरफ n cos थीटा है, नीचे की तरफ mg प्लस f sin थीटा है. तो ये क्या बनेगी? n cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा, और f sin थीटा को उधर लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव बनेगा. आई एम सो सॉरी, लेकिन इंसान में गलतियां हो ही जाती है ना. चल, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा. tan थीटा प्लस tan फाइव माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव. अब यहाँ पे देखो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, तो ये क्या बनेगा? tan a प्लस b. तो v मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट आर जी tan थीटा प्लस फाइव, और यहाँ पे फाइव क्या है? फ्रिक्शन एंगल. tan फाइव की जो वैल्यू होती है वो म्यू के. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अब देखो, फर्स्ट वाले केस पे जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन था, वहां पे था रूट आर जी टेन, सॉरी, जहां पे विदाउट फ्रिक्शन सिर्फ एंगल ऑफ बैंकिंग के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, तो वहां पे था रूट आर जी टेन थीटा. अब फ्रिक्शन भी आ गया, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई? रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव. तो थोड़ा याद करना हमारे लिए आसान हुआ. यस और नो? अब सवाल उठता है कि सर, ये तो पहला केस था जहां पे हमारे पास जो स्पीड है वो रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा है. अगर मेरे पास स्पीड रूट आर जी टेन थीटा से कम हुई तो क्या सिचुएशन बनेगी? v is less than root rg tan थीटा. अगर v रूट rg tan थीटा से कम हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि जो कार है, बेसिकली क्या हो रहा था? बेसिकली क्या हो रहा था? इस तरफ लग रहा था mv स्क्वायर बाय r, और इस तरफ लग रहा था n sin थीटा. तो अगर v की वैल्यू इससे कम हुई तो n sin थीटा डोमिनेट करेगा, तो कार अंदर की तरफ स्किड करेगी. अगर कार मेरे पास अंदर की तरफ स्किड करेगी तो हमारे पास फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ. यस और नो? तो अब इस केस में क्या होगा कि ये लग रहा है mv स्क्वायर बाय r, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास लगेगा फ्रिक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, इस डायरेक्शन में लगेगा n. ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा. ये फ्रिक्शन लगा, तो बात को समझेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा होगा
तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज F cos थीटा, और एक कंपोनेंट लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज F sin थीटा। ठीक है, अब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करो तो क्या बनेगा, n cos थीटा प्लस, सॉरी अगेन वही मिस्टेक करने जा रहे थे, n cos थीटा इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस f cos थीटा। तो ये इस तरफ आएगा, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, ये फ्रिक्शन, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक cos थीटा एक sin थीटा, and cos theta and sin theta इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, तो ये जो एंगल है, ठीक है, चलो ये इस तरफ आएगा तो ये क्या बनेगा, n cos, अरे यार ये n sin थीटा है ना, पता नहीं बेटा यार, ठीक है कभी कभी दिमाग नहीं चलता है ना। तो ये n sin थीटा इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस f cos थीटा, ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा प्लस m sin प्लस f sin थीटा इट इज इक्वल टू mg, तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इट इज इक्वल टू mg, यस और नो। अब बात को समझो कि जैसे जैसे मैं स्पीड को डिक्रीज करूंगा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, या फिर जैसे जैसे मैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करूंगा स्पीड डिक्रीज होगी। तो स्पीड डिक्रीज होते होते अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगी कब, जब फ्रिक्शन इंक्रीज होते होते हमारे पास अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे f की जगह म्यू n लिखता हूं तो यहाँ पे v की जगह v मिनिमम आएगा, यस और नो। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू n इंटू m v मिनिमम, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, म्यू इंटू n। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, इसका स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा तो n कॉमन आके कट जाएगा, ये बचेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, और इस तरफ बचेगा v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगेन ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां से बचेगा tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा इट इज इक्वल्स टू v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। तो यहां से जो v मिनिमम की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट rg tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, यस और नो। तो ये हमारे पास आई v मिनिमम की वैल्यू। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो, कैसे, म्यू को लिखो tan फाई, तो ये हो जाएगा रूट rg tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाई, तो ये बनेगा tan a माइनस बी। तो v मिनिमम जो हमारे पास आएगा वो आएगा रूट rg tan रूट rg tan थीटा माइनस फाई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग हो, कोई फ्रिक्शन नहीं हो तो रूट आरजी टेन थीटा, बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन हो और मैक्सिमम स्पीड पूछी है तो रूट आरजी टेन थीटा प्लस फाइव,
और बैंकिंग हो प्लस फ्रिक्शन हो और हमसे क्या पूछा हो, मिनिमम स्पीड पूछी हो, तो रूट आर जी टेन थीटा माइनस 5. आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू. ओके, चलिए अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. वो भी कॉन्सेप्ट है लेकिन आंसर सेम ही आता है, तो उसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में हमने कलेक्ट कर लिया. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमने बात कही कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग होता है एयरक्राफ्ट के लिए भी. एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा कि ऐसे चल रहे हैं तो वो थोड़े टेढ़े होते हैं, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाते हैं वो हमेशा मेरे पास क्या होगा कि एंगल ऑफ बैंकिंग जो होगा वो होगा वी स्क्वायर बाय आर जी. सेम चीज उसके लिए भी वैलिड होती है. ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. आपने देखा होगा कि कोई भी साइक्लिस्ट या फिर कोई भी बाइक वाला अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो थोड़ा सा वो वर्टिकल के साथ बैंड होता है. तो जिस एंगल पे वो बैंड हो ताकि वो सेफली मूव कर सके विद अ सर्टेन स्पीड, वो भी हमारे पास क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. इसका डेरिवेशन आप रोटेशन में जाओगे तब जाके सीखोगे. कई लोग इसको इसी में डिराइव कर देते हैं लेकिन वो नॉर्मल का डायरेक्शन गलत लेके डिराइव करते हैं. तो आप इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सीखोगे रोटेशन के साथ. फॉर एग्जांपल ये साइकिल का पहिया है, तो आप नॉर्मल ऐसे कैसे बना सकते हो, यहाँ पे तो पॉइंट टच है तो नॉर्मल इसका ऐसे बनेगा. तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे नॉर्मल बना के फिर डिराइव करवा देते हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है. नॉर्मल तो इसका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. क्यों? क्योंकि एक सरफेस फ्लैट है और एक सरफेस पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ऐड हो रही है. तो जहां पे फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल बनेगा तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क का. तो वहां पे जाके आप इसका डेरिवेशन देखते हो. लेकिन अभी के लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कि tan थीटा कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी. और वहां पे थीटा क्या है, वर्टिकल से कितना साइक्लिस्ट बैंड हुआ उसको हम कहते हैं थीटा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ओके, तो आज के इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. पढ़ते रहिए.